गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली की जैसे हम साइंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी आरआरबी जे में आए हुए प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं। आपने दीपावली तो बहुत अच्छे से मना ही लिया होगा। अब फिर से पढ़ाई करो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके एग्जाम जो एक्सपेक्टेड है वो एग्जाम आपकी जो डेट तय है उसी पे होना है। इस वजह से आप फेस्टिवल खत्म करो और पढ़ाई पे फोकस करो अच्छे से। तो हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी रह रहा है। आप अपने दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर भी करिए, ताकि इस चीज़ का बेनिफिट्स को उठा पाएं। और आप भी इसमें जितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हो एक बार काउंट करिए और कमेंट में जरूर बताते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके भी सही हो पा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार पूछा है। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार होगा। देखो, पृथ्वी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भार से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आएगा, देखो भार मैक्सिमम कहां पे होगा। तो भार जो मैक्सिमम होगा तो वो ध्रुव पर होगा, ध्रुव पर। ठीक है, दोनों ध्रुव पर मैक्सिमम होगा। बट जो मिनिमम होगा आपके इक्वेटर भूमध्य रेखा पर क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होता क्यों है और ये मिनिमम होता क्यों है, ये चीज देखिए। क्योंकि देखो, हम जब इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाते हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, तो जी का मान बढ़ता जाता है। तो यहां पे लिख लीजिए, ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जी का मान जब बढ़ता जाएगा तो भार अपने आप बढ़ता जाएगा। कैसे, देखो ये रिलेशन आप पढ़े होंगे, m इंटू जी। अगर जी बढ़ेगा तो भार अपने आप बढ़ेगा। तो इस वजह से जी बढ़ता जाता है तो भार उसका बढ़ जाता है। और भूमध्य रेखा पर अगर जैसे कोई चीज है तो उसका भार वहां पर मिनिमम होगा, बट जीरो नहीं होगा। भूमध्य रेखा पर मिनिमम होगा बट जीरो कभी नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, बट कम होगा, मिनिमम होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार कितना होगा। जब पृथ्वी के केंद्र की बात आ जाएगी, जब बात केंद्र पे, तो अगर पूछे क्वेश्चन पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर भार जो होगा वो शून्य होगा। भार क्या होगा, वो शून्य होगा। यहां मिनिमम नहीं होगा, यहां पर शून्य होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जो होगा वो आपका क्या होगा, शून्य होगा। तो आंसर आपका ए इज करेक्ट। आंसर आपका ए सही है कि पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार जीरो होगा। बट अगर जी का मान पूछेगा बढ़ता कहां पे, तो ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ेगा, अब भूमध्य रेखा की ओर आने पर घटेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर नहीं करता। डैश पर मतलब किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखो, एक जी किस पे रिलेशन है, कैपिटल जी m अपान आर स्क्वायर। ये कैपिटल ही आर है, ये है आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी किस पर निर्भर नहीं करता, देखो निर्भर नहीं करता। देखो कैपिटल एम पर तो निर्भर करेगा। ठीक है, स्मॉल एम दिया है। गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी पे भी डिपेंड कर रहा है।
और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो किस पे नहीं कर रहा है, तो देखो स्मॉल एम पे नहीं कर रहा है, स्मॉल एम पर नहीं कर रहा है, क्योंकि स्मॉल एम कहीं पे यहाँ पे है नहीं, स्मॉल एम पे नहीं करता। तो गुरुत्वीय त्वरण आपका जी किस पे नहीं निर्भर करेगा, स्मॉल जी पर नहीं निर्भर करेगा, एम पर तो करेगा, कैपिटल जी पे कैपिटल आर पे करेगा। देखो जी पे कर रहा है, एम पे भी कर रहा है और कैपिटल आर पे भी कर रहा है, ठीक है। कहीं पे स्मॉल एम नहीं है तो स्मॉल एम पे आपका डिपेंड नहीं करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। लिखा है यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान, जैसे मान लो एक द्रव्यमान m है, m1 है, एक m2 है, ठीक है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, तो देखो इसको 3m कर दिया गया, इसको इतने रखा गया, ठीक है। या फिर दोनों वस्तुओं को अगर 3 गुना कर दिया गया तो कितना होगा, तो 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। तो एक रिलेशन आपको पता है, F बराबर G(m1 m2) अपान r²। देखो यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को लिखा होता, द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं के जो m1 m2 है, तो दोनों को द्रव्यमानों को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो कितना होगा। देखो m1 की वैल्यू रखोगे 3m1 इंटू m2 की 3m2 अपान r², तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 9 G(m1 m2) अपान r², ठीक है। तो ये देखो इसको हम फिर से f लिख सकते हैं, ये जैसे f डैश है तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, ये f है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9f। तो कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, 9 गुना। देख लीजिए बल पहले का 2 गुना हो जाएगा, नहीं बल समान रहेगा, ऐसा भी नहीं है, बल क्या हो जाएगा, बल 9 गुना हो जाएगा, बल 3 गुना हो जाएगा, ऐसा भी नहीं, बल कितना होगा 9 गुना हो जाएगा, बल कितना गुना 9 गुना हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें ये जो रिलेशनशिप है आप एक बार इसको देख लीजिए, ये जो G है इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर इसके वैल्यू की बात करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², इसकी वैल्यू की बात। अगर इसके खोज की बात करेंगे कि खोजा किसने था, खोज किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश ने। किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। किसने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी वैल्यू और जी का मान भी खोजा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। तो पृथ्वी अगर अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करती है तो सिंपल सा मतलब आपको पता है, पृथ्वी अगर किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। देख लीजिए कहां पर है, अब केंद्र बल नहीं, अभिकेंद्र बल नहीं, विद्युत चुंबकीय बल नहीं, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। देखो अगर अब केंद्र बल की बात करेंगे तो ये बाहर की ओर लगने वाला बल है। कौन सा बल है, बाहर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब केंद्र की बात करेंगे तो अंदर की ओर लगने वाला, केंद्र की ओर लगने वाला बल, अंदर की ओर लगने वाला बल। अगर विद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे तो विद्युतीय चुंबक की एक बात याद रखना है, इसका जो डायरेक्शन रहेगा तो नॉर्थ से साउथ रहेगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के कारण आप जो कोई वस्तु होती है पृथ्वी की ओर खींची चली आती, पृथ्वी की ओर खींचती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ
14 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। इसमें देखो 12 वोल्ट दिया जरूर है V की वैल्यू, बट इसमें पूछा क्या है, पूछा है केवल कुल प्रतिरोध, आपको R की वैल्यू पूछा है। तो देखो इसमें अगर देखो दो तरीके होते हैं रेजिस्टेंस निकालने के, दो तरीके। नंबर 1 समांतर क्रम, नंबर 2 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम अगर देखो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में R हम कैसे निकालेंगे, 1/R, 1/R1, 1/R2, जितने भी R रहेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस लगे रहेंगे उनको 1/R के करके सबको जोड़ देना है। बट अगर श्रेणी क्रम में लिखना है तो सिंपली क्या करना है, सबको डायरेक्टली जोड़ देना है, सबको ऐसे ही जोड़ देना है, सीधे सीधे जोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, 14 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ा है तो मतलब ये वाला लगेगा। देख लीजिए 1/R बराबर एक कितना है 14 प्लस एक कितना है 6, 14 ओम और 6 ओम। अब देखो कैसे कर सकते हो, 6 14 इंटू 6, तो 14 6 20 बटे 14 इंटू 6, ये कितना हुआ, ये 10 हुआ, ये 7 हुआ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर R निकालोगे तो पलट जाएगा, नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 7 6 42 बटे 10, तो कितना आएगा 4.2 ओम, 4.2 ओम आएगा। तो 4.2 ओम कुल प्रतिरोध ही पूछ रहा, तो कुल प्रतिरोध तो हमारा आंसर तो हो जाएगा बी, आंसर बी इज करेक्ट। बट इसमें V दे रखा है, इसके आगे वाला स्टेप भी पूछ सकता है कि इसमें धारा कितनी होगी। अगर पूछ लेगा, इसी में क्वेश्चन में पूछेगा कि कहेगा धारा कितनी होगी, धारा भी पूछ सकता है, धारा। तो धारा के लिए क्या करोगे आप, ओम्स लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कौन सा, V बराबर I इंटू R, I इंटू R। देखो V कितना दे दी गया, 12 वोल्ट दे दिया गया, I धारा निकालना है, रेजिस्टेंस कितना निकाले हो 4.2 कैलकुलेट कर लो, तो 12 बटे 4.2 धारा, जीरो बढ़ा दो, कैलकुलेट कर लो, ये आपकी आएगी वैल्यू एम्पियर में, एम्पियर में आएगी। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप इसका है, बट पूछा आंसर आपका बस यहां तक है। ये भी पूछ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं, केवल ये भी पूछ सकता है, केवल ये पूछ लिया, केवल ये पूछ सकता है, केवल ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये जो आपका पूरा सोल्यूशन है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन की दक्षता होती है, मशीन की दक्षता। इसमें दो चीजें आप याद रखना, देखो कहेगा मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता। नंबर 2 कहेगा आदर्श मशीन की दक्षता, क्या बोलेगा, आदर्श, आदर्श मशीन की दक्षता। देखो अगर मशीन की दक्षता कहेगा, मशीन की दक्षता कहेगा तो देखो 100% से कम या 1 से कम, 1 से कम। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, या तो 100% से कम होगा या तो 1 से कम होगा। अगर आदर्श मशीन की दक्षता कहे, आदर्श कह दे, आदर्श मशीन की दक्षता, तो या तो 100% होगी, 100%, या फिर 1, या फिर 1, या तो 100% होगा या तो 1 होगा। आदर्श मशीन की दक्षता या तो 1 होगी या तो 100% होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, मशीन की दक्षता, आदर्श मशीन की दक्षता नहीं पूछा, केवल आदर्श मशीन की दक्षता। तो देखो 100 नहीं होगा, अधिक तो किसी मायने में नहीं होगा। ठीक है, नॉन ऑफ दिस, तो आप क्या लगाओगे 100 से कम। यहाँ पे अगर 1 से कम भी आंसर होता तो वो भी सही होता। तो आंसर आपका सी इज करेक्ट, आंसर आपका सी सही है। ये दोनों बातें हैं, दोनों बातों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आप जो पढ़े हो कि उत्तोलक जैसे F L E,
ये चीज याद रखो, फलकन, लोड एंड इफर्ट, ये बीच में जहां होंगे, ये बीच में होंगे, बीच में हैं अगर हैं तो ये प्रथम उत्तोलक हुआ, ये द्वितीय उत्तोलक हुआ और ये तृतीय उत्तोलक हुआ, ये तृतीय उत्तोलक है। अगर तृतीय उत्तोलक में अगर इफर्ट बीच में है तो समझो तृतीय उत्तोलक, अगर लोड बीच में है तो समझो सेकेंड उत्तोलक, अगर फलकन बीच में है समझो फर्स्ट उत्तोलक, प्रथम तरीके का उत्तोलक। और उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो उत्तोलक किस सिद्धांत पे, प्रिंसिपल पे काम करेगा, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज, आंसर आपका सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। अगर न्यूटन की बात करें तो देखो न्यूटन के 3 नियम हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो देखो पहला नियम है, इसको जड़त्व का नियम बोलते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, संवेग या बराबर ma। तीसरे वाले को एक्शन इंटू रिएक्शन, एक्शन इक्वल्स टू अपोजिट एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। देखो पहले वाले नियम से क्या हमको मिलेगी, पहले वाले नियम से हमको मिलती है परिभाषा, परिभाषा। दूसरे वाले से मिलता है सूत्र। अगर तीसरे वाले की बात करें तो इससे बल की प्रकृति मिलती है, बल की प्रकृति। इससे क्या मिलेगा, बल की प्रकृति का पता चलता है, बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, तो ये तीनों नियम न्यूटन के हो गए। अगर न्यूटन की बात करें, न्यूटन, तो ये तीनों नियम हो गए। अगर फैराडे की बात करेंगे, ठीक है, तो आपका चुंबकत्व में बहुत बड़ा योगदान, चुंबकत्व में इनका बहुत बड़ा योगदान है फैराडे साहब का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करेगा, रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करेगा, तो देखो इसका जो पहला आंसर हुआ करे, रॉकेट का पहला सिद्धांत जो है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। किस पे, संवेग संरक्षण। पहला नियम, पहला आंसर आपका ये होगा कि संवेग संरक्षण के नियम पे आपका रॉकेट काम करेगा। अगर दूसरा नियम की बात करें, दूसरा किस पे काम करेगा, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है उस पे भी काम करता है। ये दूसरा आंसर होगा आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ पे भी काम करता है। तो पहला आंसर अगर संवेग संरक्षण नहीं है तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप खोजिए, तो वो मारिए। तो कौन सा, देखो ऊर्जा का संरक्षण नियम नहीं, बर्नौलीज नहीं, एवोगाड्रो परिकल्पना नहीं, कौन सा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। देखो बर्नौलीज किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, तो ऊर्जा पर, ऊर्जा के सिद्धांत पर, या एनर्जी प्रिंसिपल पर, ऊर्जा के सिद्धांत पर, ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि हैं। तो देखो सदिश का एक चीज याद रखिए, सदिश राशि, सदिश राशि कौन से होंगे, देखो बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग, त्वरण, और कौन सा, विद्युत धारा। ये सब कैसी राशि, ये सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब जैसे जिसमें परिमाण एंड दिशा हो, परिमाण दिशा दोनों हो, वो सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो देखो बल और विस्थापन, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। ठीक बात है, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं।
फिर क्या कह रहा है, कार्य जो बल और विस्थापन का गुणन है। तो देखो कार्य क्या लिखते हो, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये लिखते हो F इंटू एस, डब्ल्यू बराबर F इंटू एस लिखते हो कि नहीं लिखते हो, एफ एस। तो देखो जो दोनों तो सदिश राशियां हैं, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो कह रहा है W कार्य का है, कह रहा है जो कार्य जो बल विस्थापन का गुणनफल है वो है, तो कार्य क्या है, तो कार्य यहां पे कौन सा हो जाएगा, कार्य अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए कौन सा, अदिश राशि, आंसर आपका बी सही हो जाएगा, अदिश राशि है। ठीक है, तो W बराबर एफ इंटू एस, एफ एस कास थीटा पढ़े होगे ना, तो आंसर आपका बी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड का गतिज ऊर्जा, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाए तो इसका नए संवेग में का मान क्या होगा, नए संवेग का मान हो जाएगा। अगर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दी जाए तो देखो संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर M इंटू वी, P बराबर M इंटू वी होगा, P बराबर M इंटू वी। तो देखो क्या कह रहा है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा, अच्छा K बराबर पूछ रहा 1/2 M इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो नए संवेग का मान, तो देखो इसका एक और रिलेशन होता है P स्क्वायर अपान 2M, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो इसका नए संवेग का मान जो होगा पहले से 4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो अधातुओं में पूछ रहा है ना, तो एक टेबल याद रखो। अगर धातु की बात करेगा, अधातु की बात करेगा, उपधातु की बात करेगा, देखो धातु की बात करेगा तो बाह्यतम सेल में, बाह्यतम कक्षा में क्या क्या आमतौर पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो कौन से, अगर धातु है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, अगर इसमें धातु है तो बाह्यतम कक्षा में कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अगर अधातु है, अगर अधातु हो तो क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा, 8 होगा। ठीक है, अगर उपधातु है तो इसके बाह्यतम कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उपधातु है तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर अधातु है तो 5, 6, 7, 8 होंगे, अगर धातु है तो 1, 2, 3 होंगे। अगर देखो 8 होंगे तो ये अक्रिय गैस है समझो, 7 है तो हाइड्रोजन है, 6 है तो चलगेजा ग्रुप का है। ये भी याद रखिएगा कि 8 अगर आखिरी कक्षा में है तो समझो आपका अक्रिय गैसें हैं, 7 है तो समझो हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 है तो चलगोजा ग्रुप का है। ठीक है, तो देखो अधातुओं का पूछा है तो 1, 2, 3 है तो ये तो धातु हो गई, धातु हो गई। देखो 9, 10 तो होगा नहीं, 10 से 18 भी नहीं होगा, क्या होगा 5, 6, 7 और 8। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। देखो रेडियम की खोज, रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को क्या मिला था, नोबेल मिला था। मैडम क्यूरी को किसकी खोज के लिए, रेडियम की खोज के लिए, रेडियम और पोलोनियम खोज तो इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की भी थी, रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने ही की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और देखिए, रेडियो एक्टिविता की इकाई भी पूछ लेगा। कौन सी पूछ लेगा, कहेगा रेडियो
रेडियो एक्टिवता की यूनिट। तो इसमें सबसे पहली जो यूनिट होगी हेनरी बैक्यूरेल। कौन सी? हेनरी बैक्यूरेल। आप ये ढूंढिएगा हेनरी बैक्यूरेल। अगर ये ना रहे, पहला आंसर ये, तो अगर ये ना रहे तब तो क्यूरी मारिएगा। अगर ये ना रहे तो क्यूरी मारिएगा, ठीक है। बट फर्स्ट आंसर हेनरी बैक्यूरेल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना इनमें से किस, लोहे में जंग लगना इनमें से किस सामान्य का उदाहरण है? किसका सामान्य उदाहरण है? देखो, लोहे में जंग लगता किसके कारण है? देखिएगा, जंग किसके कारण लगेगा? जंग लगने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? जरूरत होगा, देखो, ऑक्सीजन प्लस जल या फिर हवा, ठीक है। इसके लिए इसके जरूरत होगी। अगर जंग का फार्मूले की बात करेंगे Fe2O3, ये जंग होगा। और पूछेगा जंग लगने के बाद क्या होगा? भार बढ़ जाएगा, भार बढ़ जाएगा। जंग लगने के बाद भार बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा तो भूरे रंग का होगा। ये किस रंग का? भूरे रंग का होगा। और जंग के बारे में पूछेगा कौन सी क्रिया? तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन सी? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन के कारण उसमें जंग लग जाएगा, ऑक्सीडेशन के कारण उसमें जंग लग जाएगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सी क्रिया होगी? रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, ठीक है, रासायनिक क्रिया होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? देखो, भौतिक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो प्रक्रिया करने के बाद हमको पुनः प्राप्त हो जाए। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो हमको ऊष्मा देगी। ऊष्माग्राही प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जो अभिक्रिया के बाद ऊष्मा लेगी। रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो हमको प्रक्रिया के बाद वो चीज फिर से ना मिले। जो जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना, या फिर किसी चीज का जलना, पेज का जलना, या फिर मक्खन का, दूध से मक्खन का बनना, या फिर दही बनना, तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। तो आंसर आपका डी इज करेक्ट। आंसर आपका डी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो देखो, नाभिक में कौन सा उपस्थित नहीं होगा? मान लो ये नाभिक है, ठीक है। इसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? इसके चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो इसके नाभिक में कौन रहेगा? प्रोटॉन रहेगा जिसपे प्लस चार्ज रहेगा, और न्यूट्रॉन रहेगा जिसपे जीरो चार्ज रहेगा, ठीक है। तो कौन सा उपस्थित नहीं होगा? कह रहा कौन सा उपस्थित नहीं होगा? देखो, न्यूट्रॉन तो उपस्थित है, प्रोटॉन भी उपस्थित है, ठीक है। न्यूक्लियन पूरे को कहते हैं, इसको न्यूक्लियस ही बोलते हैं। पूरे को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियन। पूरे को न्यूक्लियन ही बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। जो उपस्थित नहीं होगा, जो उपस्थित नाभिक में नहीं होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इस वजह से आंसर आपका डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? देखो, द्रव्यमान को m से लिखते हैं और वेग v को लिखते हैं। तो देखो, m इंटू वी किसका गुणनफल है? ये है p का। p बराबर क्या है? p बराबर m इंटू वी होता है। p क्या है? p आपका क्या है? p है संवेग। p क्या है? p है संवेग। तो देख लीजिए कौन सा है। अब इसका जैसे बल है, बल बराबर क्या होगा? m इंटू ए। दाब बराबर क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। संवेग क्या होगा? p बराबर m इंटू वी। उत्क्षेप बल जो होगा, उत्क्षेप बल ये दाब ही है एक तरीके का। उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ लगता है, ये एक तरीके का दाब ही है, एक तरीके का दाब ही है। तो देखो क्या कहेगा? द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल। द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। अगर देखो यूनिट की बात करें तो इसकी न्यूटन होगी, दाब की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। संवेग की देखो m है, m की केजी होगी, v है तो क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकंड,
केजी मीटर पर सेकंड होगी। अगर उच्छेद की बात करें तो इसकी भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगी। ठीक बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से इसकी गतिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा। गतिज ऊर्जा ये जरूर करके जाइएगा। गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन बनेगा कोई ना कोई, कुछ भी पूछ ले, m इंटू वी स्क्वायर। तो देखो क्या कह रहा है, किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, मतलब v बराबर कितना हो जाएगा, v/2 रख दीजिए इसमें, 1/2 m v/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर बाई 4, 1/4। तो देखो ये चीज क्या है, ये चीज तो पहले जैसी है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो 1/4 इंटू के, ये जैसे मान लो k डैश था तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा k/4, तो पहले की चौथाई हो जाएगी, पहले की चौथाई, चौगुनी नहीं, पहले की चौथाई हो जाएगी। तो उस गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले की चौथाई हो जाएगी। आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, देखो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। देख लीजिए नाभिकीय संलयन कौन सा है, प्रकाश विद्युत अभिक्रिया नहीं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन तो उसकी कहना आपकी परमाणु हाइड्रोजन की है। नाभिकीय संलयन आंसर आपका सी करेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक अभिक्रिया नहीं, तो आंसर आपका सी, नाभिकीय संलयन सूर्य के प्रकाश का स्रोत है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो माध्यम है तो क्या है, नाभिकीय संलयन है। कैसे, हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, तो उनका स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। देखो त्वरण का है न्यूटन, त्वरण का अगर बात करें तो ये होता क्या है, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए कहाँ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का तो न्यूटन होता है, सभी को पता है बल का न्यूटन। कार्य का जूल होता है, कार्य का जूल। वेग का आवेग का न्यूटन और सेकेंड होता है, न्यूटन और सेकेंड। तो ए का तीसरा यहीं पे आंसर आपका ए इज करेक्ट, आंसर आपका ए सही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन, अगर अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम जब आपको लेक्चर लेने आए तो आपको इस चीज का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो इस वजह से आप पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। आपका एग्जाम जो है तय समय पे ही होगा, इस वजह से सारी चीजें भूल के आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। थैंक यू।